तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व के भूगोल, और विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। और यह वीडियो कोई अफ्रीका महाद्वीप पर डॉक्यूमेंट्री टाइप की नहीं है। यह वीडियो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जो ज्योग्राफी विषय से संबंधित होती हैं, या फिर ज्योग्राफी विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं विश्व के भूगोल में अफ्रीका महाद्वीप से, उस संदर्भ में ये वीडियो बनाया गया है। जितने भी लोग यूपीपीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी या टीचिंग एग्ज़ाम्स में जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, वैसे छात्र इस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके उन्हीं के संदर्भ में आज का यह वीडियो प्रस्तुत किया गया है। तो यह वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी संपूर्ण डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जो भी छात्र बिल्कुल डिटेल से पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर से देखें। और आज की इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप का न सिर्फ हम फिज़िकल ज्योग्राफ़ी पढ़ाएंगे बल्कि पॉलिटिकल ज्योग्राफ़ी भी है। और इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे कि आप 3D मैप में भी इसको हम दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं, जैसे कि ये किलिमंजारो वहाँ का एक माउंटेन है, आप लोग सुने होंगे। इसका हम 3D पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जितने भी पर्वत हैं, नदियाँ पड़ेंगी, जो जलप्रपात पड़ेंगे, उनको हम 3D के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। तो आप अफ्रीका महाद्वीप में आप जो भी आज देखेंगे सब कुछ मैप के थ्रू चलेगा आज, जो आपकी समझ को बहुत ही बेहतर बनाएगा। और आप यहाँ पॉलिटिकल मैप भी देख सकते हैं। हम प्रत्येक देश की चर्चा करेंगे, कौन भूमध्य रेखा पे पड़ता है, कौन किस पे पड़ता है, कौन सी झील कहाँ है, कौन से पर्वत कहाँ पड़ते हैं, और कौन से राज्य की क्या विशेषता है, वो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। आप बस बने रहिए धैर्यपूर्वक इस वीडियो में। और मेरा एक सीधा फंडा है, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ बिल्कुल उसको डिटेल में मैंने पढ़ा है और डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो जो भी छात्र अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से थे। तो मेरे पास जानकारियाँ बहुत सारी हैं, मैं आधी अधूरी जानकारी दे करके मुझे संतुष्टि खुद ही नहीं होती है। फ़िलहाल मेरा वीडियो पॉलिटिकल मैप से शुरू होगा, क्योंकि सारे लोकेशंस को पहले आपको मैं रूबरू कराऊंगा। फिर इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के जो विभिन्न संसाधन हैं, जो विभिन्न प्रदेश हैं, उनके संसाधन क्या हैं, यहाँ का उद्योग क्या है, कृषि प्रणालियाँ, मानव भूगोल के अंतर्गत जैसे यहाँ की जनजातियाँ हैं, जनसंख्या है, नगरीकरण है और प्रवसन है, या फिर जलवायु यहाँ की पूरे प्रदेश की, या इसके अलावा जो यहाँ स्थानीय पवने हैं, नदी हैं, झील हैं, पर्वत हैं, जितनी भी भौतिक विशेषताएं इस महाद्वीप की हैं सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा। तो दोस्तों, जो ये अफ्रीका महाद्वीप है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। और ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन है? तो पहला है एशिया, सबसे बड़ा है ये हमारा, इधर एशिया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये पड़ता है। इसके बाद इसमें एक ख़ास बात और है, उसको मैं फिज़िकल मैप पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फिज़िकल मैप। और एक बात और बता दूं आपको, जो अफ्रीका महाद्वीप है, पूरे जो भूभाग है, पूरे विश्व का जो भूभाग है उसका 20.3% भूभाग पे ये फैला हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें जो हमारी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और जो हमारी मकर रेखा है, ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और ऐसा महाद्वीप केवल मात्र एक है, यही महाद्वीप। और इसके बाद एक और जो देशांतर है, ये सब जितनी भी हैं अक्षांश रेखाएं हैं। और जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा को ग्रीनविच टाइम रेखा बोलते हैं, या फिर जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ये 0 डिग्री की है, ये भी इससे गुजरती है। और कौन सी रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, कितने देशों से होकर गुजरती है, इसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले आप मोटा समझ लीजिए। और दोस्तों, भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरने के कारण यह दोनों गोलार्धों में पड़ता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ता है, ये उत्तरी गोलार्ध में भी महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में हमारा ये जो क्षेत्र है ये अटलांटिक महासागर पड़ता है। इसके उत्तर में ये भूमध्य सागर पड़ता है। इसके बाद ये हमारा लाल सागर पड़ता है। इसके बाद ये हमारा जो है इंडियन यानी हिंद महासागर है। तो इसके बाद आइए इसके भूगर्भिक दृष्टिकोण को देख लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। अफ्रीका महाद्वीप जो हमारा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आप लोग भली बात जानते होंगे जो भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, पहले जितने भी महाद्वीप थे एक साथ आपस में जुड़े हुए थे पैंजिया के रूप में, जिसको पैंजिया कहते थे। और पैंजिया का जब बाद में विघटन हुआ तो अलग अलग ये देश बने। प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया के द्वारा ये अलग अलग महाद्वीप बने। जैसे कि गोंडवाना लैंड से अगर बात की जाए तो गोंडवाना लैंड से हमारा दक्षिण अमेरिका बना, फिर ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप बना। ये मेडागास्कर है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जो हमारा भारत है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इसके बाद जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सब जितने भाग हैं गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और जो उत्तरी भाग हैं, ये सब उत्तर जो दिख रहे हैं ये लॉरेंसिया का भाग है, ठीक है। और जो पहले एक चीज़ जानकारी में दे देता हूँ आपको, जो ये पहले भारत था हमारा, जो ये भारत है हमारा, पहले ये अफ्रीका यहाँ पे था, ये भारत हमारा यहाँ पे था। यहाँ से ये बढ़ कर के वहाँ पहुँचा है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जो ये मेडागास्कर है ये भारत का ही टुकड़ा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ये जो भाग यहाँ से टूट के यहाँ गया, इसकी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। आप वीडियो में देखिए कैसे ये द्वीप उस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी पूरी, इसको ध्यान से देखिए। और इसके बाद इस वीडियो को प्ले करेंगे हम। और इसके बाद ये जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इसको अब चिन्हित कर रहा हूँ मैं। और ये हमारा भारत है, ध्यान से देखिए, ये भारत का टुकड़ा है। ये मेडागास्कर वाला भाग है। अब ये इस दिशा में आगे बढ़ेगा और जा कर के जो यूरेशियन प्लेट है उससे जा कर के ये टकराएगा। इस वीडियो को मैं प्ले करूँगा, इस वाले भाग को देखिएगा। ये भाग कर के इधर जाएगा और ये जो हमारा ब्राज़ील वाला भाग या दक्षिण अमेरिका का भाग है ये इधर जाएगा, इस दिशा में जाएगा। और ये हमारा अंटार्कटिका है। और ऑस्ट्रेलिया वाला भाग ये देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग इस दिशा में जाएगा, ठीक। मैं इसको प्ले करता हूँ। देखा आपने कैसे भाग के गया उधर से उधर। इसके बाद आप इस वीडियो में देखिए, मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये भारत जो जा रहा है हमारा यूरेशियन प्लेट से टकराएगा और कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है इस वीडियो में आप देख पाएंगे। इसको मैं प्ले करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। देखिए धीरे धीरे जा रहा है हमारा और यूरेशियन प्लेट टक्कर हुई और हमारे हिमालय पर्वत की श्रृंखला का निर्माण हो गया, ये पूरी हिमालय श्रृंखला। तो दोस्तों अब तो हो गई ये गोंडवाना लैंड की बात। और इसकी जो भौतिक संरचना है अत्यंत उबड़ खाबड़ है, रेगिस्तानी प्रदेश। जैसे देखिए ये वाला पूरा सहारा का मरुस्थल है। ये जो भूमध्य रेखी क्षेत्र है यहाँ थोड़ा हरा भरा दिख रहा है। इसके बाद ये भी डेजर्ट का एरिया है, ठीक है। यहाँ की जो टोपोग्राफी है यानी जो स्थलाकृतियाँ हैं बिल्कुल भौतिक संरचना उबड़ खाबड़ है तथा स्थलाकृतियाँ जो यहाँ पे हैं ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी हुई हैं। यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ हैं सभी ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी हुई हैं। अतः यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है। वलित पर्वत जैसे मतलब ये भारत हमारा था, जैसे आप अभी थोड़ी देर वीडियो पहले देखे हैं, तो ये भारत वो हमारी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टक्कर हुआ तो इससे बने जो पर्वत जो बने हैं ये हमारे वलित पर्वत कहलाते हैं। जैसे ये पर्वत देखिए कुनलुन शान है, तियान शान है, हमारा सुलेमान किर्थर है। इस तरह से जितने भी रेंज हैं ये सब जितने रेंज आपको दिख रही हैं ये सब कैसे पर्वत हैं, ये हमारे नवीन वलित पर्वत हैं। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्वत हैं सब ज्वालामुखीय पर्वत हैं। जैसे कि यहाँ पे किलिमंजारो पर्वत है, ये हमारा सब ज्वालामुखीय पर्वत हैं। परंतु दोस्तों अगर आप एटलस पर्वत की बात करें, एटलस पर्वत हमारे अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है। ये हमारा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया का क्षेत्र है। तो ये जो है एटलस माउंटेन क्या है, नवीन वलित पर्वत है। इसको किताब में भी सही बात है कि ये नवीन वलित पर्वत ही है। परंतु जब मैंने कहा कि यहाँ ज्वालामुखी पर्वत हैं तो ये नवीन वलित पर्वत कहाँ से आ गया, तो जो ये एटलस माउंटेन है इसका जो भूगर्भिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये क्या है, यूरोप में जो आल्प्स पर्वत है उसका विस्तार पटल माना जाता है जो जिब्राल्टर के पास। मैं पहले आपको आल्प्स पर्वत दिखा देता हूँ। ये हमारा आल्प्स पर्वत है, इसको आप देखिए, ये हमारा आल्प्स पर्वत है, इसी का ये विस्तार पटल है हमारा जो एटलस माउंटेन है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे, ये हमारी जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है यहाँ पे। ये इससे यही जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है।
ध्यान रखिएगा, ये पहले आपस में जुड़े हुए थे, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जो जिब्राल्टर वाला भाग है ये नीचे धंस गया, यानी इसका सबडक्शन हो गया, इसलिए ये दोनों अलग हो गए और ये श्रृंखला भी अलग हो गई। जो हमारी पैरानीज श्रृंखला है, यहाँ ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी पैरानीज श्रृंखला है इसी का ये विस्तार यहाँ तक है। एटलस माउंटेन ये जिब्राल्टर जल संधि के सबडक्शन होने से ये अलग हो गया है। अतः एटलस पर्वत जो है अफ्रीका के भूगर्भिक क्रियाओं से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, बल्कि यह यूरोप की भूगर्भिक क्रियाओं से उत्पन्न हुआ है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप की संरचना को देखेंगे तो देखिए, ये जो हमारा महाद्वीप इस तरह से है और ये जो हमारा ब्राज़ील है, जो ब्राज़ील यानी दक्षिण अमेरिका का भाग है, अगर इसमें इसको एक दूसरे से पास में सटा दिया जाए तो ये एक दूसरे से फिट हो जाएंगे। इसको जिगसा फिट बोलते हैं। जिगसा फिट का सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया था, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है। और इसका मैं एक वीडियो के साथ दिखाता हूँ कि पहले ये दोनों आपस में जुड़े थे, बाद में ये फिर इसके बाद अलग हो गए। ठीक है, ये वीडियो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और इसके बाद ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सटे हुए हैं। अभी मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो ये देखिए, आराम से ग्रेजुअली धीरे धीरे ये आपस में अलग हुए हैं हज़ारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान। तो चलिए वीडियो को प्ले करते हैं, फिर आप देखिएगा कैसे क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, दोनों कैसे अलग हो रहे हैं आपस में। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम सीधे अपने पॉलिटिकल मैप पे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पॉलिटिकल मैप अफ्रीका महाद्वीप का। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप को रीजन में, कई रीजनों में बांटेंगे और इसका प्रत्येक रीजन वाइज चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप बड़ा महाद्वीप है, इसमें बहुत सारे देश हैं और सबको एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं इसको कई प्रदेशों में बांटूंगा, कम से कम 6 प्रदेश में बांटूंगा। इसके बाद प्रत्येक प्रदेश में जितने देश पड़ेंगे उसके विभिन्न विशेषताओं को देखते हुए हम चलेंगे। तो चलिए इसको हम बांटना शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रदेश हमारा है सहारा प्रदेश। सहारा अफ्रीका बोलते हैं जिसको। तो सहारा अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, आप यहाँ से देखते जाइए। सहारा प्रदेश में कौन कौन से देश आते हैं और इसका क्षेत्र कहाँ से है, तो देखिए, ये हमारा वेस्टर्न सहारा आता है, इसमें अल्जीरिया आ जाएगा, अल्जीरिया का बॉर्डर लेते हुए लीबिया का बॉर्डर, और इसके बाद हमारा ये सूडान, जो उत्तरी सूडान है, ये वाला भाग पूरा हमारा कहलाता है सहारा अफ्रीका। ये वाला पूरा भाग हमारा क्या कहलाता है, ये सहारा अफ्रीका कहलाता है। सहारा अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, वेस्टर्न सहारा है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है और सूडान है, यानी उत्तरी सूडान है। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब पूरे महाद्वीप को 6 भागों में बांट लेंगे तो प्रत्येक भाग की चर्चा हम उसके समस्त विशेषताओं के अनुसार करेंगे। ठीक है, पहले आप उसका डिवीज़न देख लीजिए, फिर इसके बाद प्रत्येक देश के बारे में चर्चा करते जाएंगे। दूसरा रीजन है हमारा उप सहारा, या फिर जिसे हम साहेल प्रदेश भी कहते हैं। तो उप सहारा में कौन आएगा, मॉरिटानिया आ जाएगा, पूरा माली आ जाएगा, फिर इसके बाद नाइजीरिया आ जाएगा, नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो नाइजर आ जाएगा, नाइजर के बाद ये चाड, यानी इतने देश आते हैं। तो मॉरिटानिया, माली, नाइजर और चाड, ये देश आते हैं हमारा। ये क्षेत्र कौन सा है, साहेल क्षेत्र, या फिर से हम कह सकते हैं उप सहारा का क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र है हमारा कौन सा, गिनी प्रदेश। गिनी प्रदेश में कौन कौन से देश आएंगे, तो गिनी प्रदेश का है सेनेगल से लेकर के, ये सेनेगल से लेकर के जितने भी तटवर्ती देश हैं ये पूरे आ जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा देश देखेंगे आप, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये छोटा सा देश देखेंगे, ये है गिनी, बिस्वती गिनी इसको बोलते हैं। तो बिस्वती गिनी भी आ जाएगा। और इसके बाद ये कैमरून का क्षेत्र, ये जितने देश हैं सब ये हमारा आता है गिनी प्रदेश में। गिनी प्रदेश में अगर देश की बात की जाए, गिनी बिसाऊ है, लाइबेरिया है, कोस्ट डिवाइवरी है, घाना है, टोंगो है, बेनिन है, और इसके बाद कैमरून है और नाइजीरिया है। इस तरह से देश हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अलग से। फिर इसके बाद हमारा अगला डिवीज़न है पूर्वी अफ्रीका। तो चलिए पूर्वी अफ्रीका को देख लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, क्योंकि मैं इधर का मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। ये पूर्वी अफ्रीका में कौन कौन से देश आ जाएंगे, तो मैं कलर चूज करता हूँ रेड कलर। तो पूर्वी जो हमारा अफ्रीका है, इरित्रिया, जो इरित्रिया देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा इरित्रिया, तो ये जो इरित्रिया का भाग है, इरित्रिया से लेते हुए ये हमारा पूरा जो है इथोपिया, इरित्रिया,
इथियोपिया और ये तंजानिया तक, ये पूरा तंजानिया तक का भाग, ये पूरा युगांडा लेते हुए सब है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला भाग ले करके ये, और जो हमारा अफ्रीकन हॉर्न है यानी सोमालिया, इथियोपिया और इसके बाद केन्या, तंजानिया, ये पूरा प्रदेश क्या कहलाता है? पूर्वी अफ्रीका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी अफ्रीका में एक हॉर्न प्रदेश पड़ता है, मैं उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। देखिए ये जो भाग है, मैंने तो पूर्वी अफ्रीका को बता ही दिया कि पूर्वी अफ्रीका हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद जो हॉर्न प्रदेश पड़ता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं हॉर्न, ये अफ्रीकन हॉर्न है। अफ्रीकन हॉर्न में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये 3 देश आते हैं। इसमें आता है जिबूती, इथियोपिया और ये सोमालिया। सोमालिया, इथियोपिया और यहाँ पे जिबूती है। ये 3 देश आते हैं हमारा हॉर्न अफ्रीका में। और हॉर्न अफ्रीका क्यों कहते हैं? हॉर्न मतलब सिंग। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ऐसे सिंग के नुमा जो संरचना बनी हुई है, ये किसकी सिंग है? ये है गैंडे की सिंग। तो गैंडे की सिंग के नुमा ये संरचना बनी हुई, इसलिए इसको हॉर्न अफ्रीका बोला जाता है। और जो इथियोपिया वाला भाग है, देखिए इसमें भी इस तरह से बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, एक इथियोपिया के बारे में हमें जानकारी याद आ रही है, इसको बता देने के बाद में मैं भूल जाऊंगा। इथियोपिया क्या है? ये बाल्कन प्रदेश है। बाल्कन का मतलब होता है कि निर्जातीय रूप से अलग अलग मानव समुदाय जहाँ रहते हैं, और ये समुदाय उन प्रदेश को छोटे छोटे खंडों में तोड़ते जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन जैसे देखिए ये हमारा इथियोपिया है, ये पूरा इतना बड़ा इथियोपिया था, लेकिन ये छोटे छोटे भागों में टूट गया। इरित्रिया, जिबूती, ये टूट रहा है। इसके अंदर भी 2 भाग में बांटने की बात हो रही है। उत्तरी इथियोपिया और दक्षिणी इथियोपिया को बांटने की बात हो रही है। बाल्कनाइजेशन जो प्रक्रिया है, बाल्कन प्रदेश मूलतः कहाँ से है? तो ये मूलतः पड़ता है हमारा इधर यूरोप में। यूरोप में मैं दिखा देता हूँ मैप को ही पूरा। जैसे देखिए बाल्कन प्रदेश कौन आ जाएंगे? तो बाल्कन प्रदेश से ये हमारा आ जाता है ये क्षेत्र। ये जो हमारा दक्षिणी यूरोप है, ये जो टूट के बना है, कई देश बन गए हैं, ये बाल्कन प्रदेश है। इसी को ही बाल्कन प्रदेश कहते हैं। इनमें कुल 6 देश आते हैं, जैसे कि ग्रीस आता है, सर्बिया आता है, रोमानिया आता है, बुल्गारिया आता है, अल्बानिया आता है, बुखारेस्ट आता है, सोफिया आता है। तो इस तरह से जितने देश हैं, ये 6 के 6 देश आते हैं। ये पहले सब एक ही थे और वो टूट गए, और बाल्कनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। तो इथियोपिया भी बाल्कनाइजेशन या बाल्कनाइज्ड कंट्री है एक। इसके बाद हम पूर्वी अफ्रीका को देख लिए। पूर्वी अफ्रीका के बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें विशेषताएं और हैं। तो दोस्तों पूर्वी अफ्रीका के बाद चलिए हम चलते हैं मध्य अफ्रीका में। हमारा मध्य अफ्रीका में कौन कौन से देश पड़ेंगे, तो इसको देख लेते हैं। ये पूर्वी अफ्रीका का भाग है। और मध्य अफ्रीका में कौन कौन पड़ेगा? जाम्बिया से, ये जाम्बिया हमारा है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। देख रहे हैं जाम्बिया, अंगोला, इससे लेते हुए पूरा ये हमारा गैबोन तक का क्षेत्र। और इसके बाद ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसको लेते हुए साउथ सूडान, ये वाला भाग पूरा क्या कहलाता है? हमारा मध्य अफ्रीका कहलाता है। याद रहेगा आपको। इसके बाद जो बाकी बचे हैं, ये हमारे, ये जो भाग हमारा है, ये दक्षिण अफ्रीका कहलाएगा। ये जो जितना भी देश पड़ेगा, यानी नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक है, उसके बाद जिम्बाब्वे है, मलावी है, ये सब जितने भी क्षेत्र हैं, ये हमारे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में आ जाते हैं। मैं एक बार इसका पूरा मैप बना देता हूँ, कौन से किस किस एरिया में पड़ते हैं। तो सबसे पहला एरिया मैंने आपको बताया, ये सूडान को लेते हुए ये वाला एरिया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा एरिया हमारा है, ये दूसरा एरिया हो गया यहाँ से, ये कौन सा है? उप सहारा यानी साहेल प्रदेश। इसके बाद हमारा ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ तक, ये पूरा गिनी प्रदेश है। इसके बाद यहाँ का ये क्षेत्र हमारा पूर्वी अफ्रीका कहलाता है। और इसके बाद ये जो क्षेत्र पड़ता है हमारा यहाँ से, ये दक्षिणी अफ्रीका है। हमारा ये जो बाकी बचा क्षेत्र, ये मध्य अफ्रीका कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए चर्चा करते हैं हम सहारा अफ्रीका की। सबसे पहले वाले रीजन की, सहारा अफ्रीका की चर्चा करते हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो आइए सहारा अफ्रीका में चलते हैं, और सहारा अफ्रीका में देखेंगे कौन कौन से देश हैं। पहले आप देख लीजिए और सभी देशों की राजधानियां देख लीजिए, क्योंकि जितने भी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम हैं, समीक्षा अधिकारी के हैं, और जो टीजीटी पीजीटी हैं, इसमें जो राजधानियां होती हैं उनको मिलान करने के लिए दे देता है। तो सबसे पहला देश है हमारा वेस्टर्न सहारा। तो दोस्तों वेस्टर्न सहारा की राजधानी क्या है? लायू है, लायू, ठीक है। इसके बाद मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात है, इसको ध्यान रखिएगा, मोरक्को की राजधानी राबात है। और इसके बाद हमारी अल्जीरिया,
ये देश अल्जीरिया है। अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है? अल्जीरियस है। इसके बाद हमारा ये ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। और इसके बाद लीबिया। लीबिया की राजधानी कहाँ है? ट्रिपोली है। ट्रिपोली एक बंदरगाह भी है, इसको ध्यान रखिएगा। और इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी क्या है? कायरो है। ठीक, ये सारी राजधानियाँ हो गई। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसके मोरक्को और लीबिया, यानी जो हमारा यहाँ पे एक पर्वत है एटलस पर्वत, उस पे आते हैं। इसके लिए मैं फिजिकल मैप पे आपको लिए चलता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा फिजिकल मैप और ये रहा हमारा एटलस माउंटेन। क्योंकि ये इसी क्षेत्र में पड़ता है, इसी रीजन में, तो इसके परिचर्चा कर लेता हूँ। एटलस माउंटेन मैंने बता दिया एक वलित पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट तौबकाल। मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखिए ये माउंट तौबकाल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 4165 मीटर ऊंचाई इसकी है सबसे अधिक। और यहाँ पे जो हमारा जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत या एटलस रीजन जो पूरा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, पश्चिमी सहारा का, अल्जीरिया का उत्तरी भाग और ट्यूनीशिया, पूरा ट्यूनीशिया का क्षेत्र, ये सब कैसी जलवायु के क्षेत्र हैं? तो ये सब भूमध्य सागरी, क्योंकि ये पूरा भूमध्य सागर दिख रहा है आपको, ये पूरा भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागरी जलवायु के क्षेत्र हैं। ठीक है, इसके बाद जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत में आपको दिखाता हूँ जो एटलस टेलिन है, ये देखिए ये क्षेत्र जो है ये कृषि प्रणाली के लिए, ये जो भूमध्य सागरी कृषि होती है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरी कृषि में जब भी आपको भूमध्य सागरी का कहीं भी कॉन्सेप्ट मिले, तो जैसे भूमध्य सागरी प्रदेश में आपका इटली भी आ जाएगा, तो यहाँ की जो कृषि होगी, यानी जो इधर ये स्पेन है, पुर्तगाल है हमारा, ये सब जितने क्षेत्र हैं इसमें भी अगर कृषि की बात की जाएगी भूमध्य सागरी कृषि में, तो इसमें जैसे आ जाएगा जैतून आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा यानी रसेदार फल आ जाएगा, बेरी आ जाएगा आदि का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो क्षेत्र है हमारा एटलस टेलियन, एटलस टेलियन या इसको टेल कृषि के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ की होने वाली कृषि को क्या बोलते हैं? टेल कृषि बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लिए। और जो इस रीजन की मैंने चर्चा की है, ये पूरा रीजन कैसा है? एक मरुस्थलीय रीजन है। ठीक, इसमें कई छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, अपशिष्ट पर्वत हैं और इसमें कई मरुस्थल हैं। मरुस्थल का मतलब सबसे बड़ा हमारा सहारा मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। इसके अलावा ये पूरे जो हमारा रेगिस्तान है, इसमें जैसे देखिए अहगर माउंटेन है, छोटा सा, छोटी छोटी ये गोली पहाड़ियाँ हैं, अपशिष्ट पर्वत हैं। इसके बाद ये तिबेस्ती है, हमारा अहगर है, तिबेस्ती है, ये आयर माउंटेन है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए प्लेटू है। तो ये छोटे छोटे जो प्लेटू दिख रहे हैं आपको ब्राउन ब्राउन कलर में, ये सब जितने भी हैं ये छोटी छोटी गोलियां हैं, ये अपशिष्ट पर्वत हैं। अपशिष्ट पर्वत का मतलब जो पवन द्वारा घर्षित होकर के या फिर जो भी हमारे अपरदनात्मक प्रक्रम हैं उनके द्वारा घर्षित होकर के ये पहाड़ियाँ छोटी हो चुकी हैं। तो छोटी गोली पहाड़ियाँ हैं और इनको क्या बोलते हैं? इंसेलबर्ग। ये जो जितने भी हैं ये पवन अपरदनात्मक स्थलाकृति होती है, इसको इंसेलबर्ग बोलते हैं। और ये पूरा प्रदेश जो हमारा है मरुस्थलीय है। और आइए अब इसमें डेजर्ट को देख लेते हैं। डेजर्ट में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ईगुडी डेजर्ट है, ईगुडी डेजर्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये फेमस है। इसके बाद हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण डेजर्ट है ये है वेस्टर्न डेजर्ट। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो एक है नूबियन डेजर्ट, ये नूबियन प्लेट है और नूबियन डेजर्ट यहाँ पे है एक, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बात की जाए अगर कि ये जो प्रदेश है हमारा इतना शुष्क और मरुस्थलीय कैसे बन गया, ये क्यों है ऐसा, तो चलिए इसके सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो क्षेत्र है हमारा, इसका जो मरुस्थल है, इस वाले भाग में मरुस्थलीकरण का जो सबसे मुख्य कारण क्या है, तो इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? व्यापारिक अपतटीय पवनों का चलना। तो जो व्यापारिक पवनें हैं इधर से इस दिशा में चलती हैं, इस दिशा में इधर से ऐसे चलती हैं। तो यानी अपतटीय पवन किसे कहते हैं? अपतटीय पवन उसे कहते हैं जो महाद्वीप से होते हुए आती है। जैसे देखिए भारत है हमारा, तो भारत से इधर ये पवन चलेगी तो अपतटीय पवन कहलाएगी। अगर ये सागर से चलेगी तो उपतटीय पवन कहलाएगी। ठीक है, ये उपतटीय पवन कहलाएगी, इधर चलेगी। लेकिन जो पवनें अपतट से आती हैं यानी जो इधर से आती हैं महाद्वीप से, इनमें नमी कम होती है और नमी कम होने की वजह से इनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता है, तो इसलिए वर्षा यहाँ से ला कर के वर्षा नहीं करती। इस क्षेत्र में ये पूरा रीजन वर्षा विहीन रहता है।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहला कारण हो गया कि अपतटीय पवनों के कारण, व्यापारिक पवनों के कारण। ध्यान रखिएगा इस बात को कि व्यापारिक पवनों की बात हो रही। जैसे देखिए, ये पूरा जो हमारे 30 डिग्री की लाइन है, ये 30 डिग्री ज़्यादा मैंने ऊपर कर दिया, ये 30 डिग्री की लाइन है। 30 डिग्री के अंदर ही हमारी जो पवने हैं, व्यापारिक पवने, इस दिशा में चलती हैं, इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये हमारा पछुआ पवनों का प्रभाव है, तो पछुआ पवनें इधर चली जाती हैं। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ये सोच रहे होंगे, सोचने लगेंगे कि ये तो सागर है, इधर से पवनें इधर आ जाएंगी तो क्या दिक्कत है, ऐसे पवनें आ जाएंगी इधर से इधर। लेकिन नहीं, ये पवनें, क्योंकि ये बेल्ट दूसरा है, ये बेल्ट इसका नहीं है। इसके बाद ये हमारा इधर का जो बेल्ट है ये पड़ता है किसमें, पछुआ पवनों के बेल्ट में। पहला कारण मैंने बता दिया। दूसरा कारण क्या है, पश्चिमी तट पर जो हमारा पश्चिमी तट पर क्या होता है, कनारी की ठंडी धारा और शीत जल का उद्वेलन होता है। यानी सागर की तली से ठंडा जल ऊपर आता है इस वाले भाग में, इस वाले भाग में। और जो कनारी बेसिन लिखा है यहाँ पे, यानी कनारी की जो ठंडी जलधारा है इधर से बहती है, इधर से घूम करके ये कनारी की जलधारा आती है, ये गर्म है, इधर आके ठंडी हो जाती है। और इसके बाद जो गिनी की जलधारा है तो ये गर्म जलधारा है। तो आप जानिएगा, कनारी की ठंडी जलधारा चलती है, शीत जल का उद्वेलन होता है, और कैसी पवनें चलती हैं, अपतटीय पवनें चलती हैं इसके कारण। और तीसरा कारण जो हाल ही में खोजा गया है वो है जेट स्ट्रीम से संबंधित। जेट स्ट्रीम का मतलब कि धरातल से 10 से 12 किलोमीटर जेट स्ट्रीम की धारा बहती है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, एक पवन का बहुत ही वेगवान क्षेत्र है जिसमें पवनें चलती हैं। और क्या होता है कि जेट स्ट्रीम की जो गर्त है इसी क्षेत्र में पड़ती है, जेट स्ट्रीम की जो गर्त है इसी क्षेत्र में पड़ती है। ये इसका स्ट्रिंग कहलाता है और ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो गर्त यहाँ पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वायु का अवतलन होता है, हवाओं का अवतलन होता है। इस कारण से क्या होता है, इस क्षेत्र में प्रति चक्रवात की दशा बन जाती है। यानी प्रति चक्रवात की दशा यानी हवाएं बाहर की तरफ निकलने लगती हैं, हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ निकलती हैं और वर्षा की संभावना बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ये 3 मुख्य कारण हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको मुख्य परीक्षा में भी काम आ सकता है। जो स्थानीय पवनें हैं उसको भी चर्चा कर लेते हैं। जो इस प्रदेश में स्थानीय पवनें चलती हैं तो आप सुने होंगे सिराको पवन। सिराको पवन इधर से इस दिशा में चलती है और जा करके इटली और इस क्षेत्र में वर्षा करती है। सिराको पवन को लाल रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बालू के कणों को यहाँ से ले जा करके और इटली के क्षेत्र में वर्षा करती हैं। और बालू के कण देखने में लाल रंग के होते हैं, ऐसा लगता है कि खून की वर्षा या रक्त की वर्षा हो रही है। तो जो हमारी सिराको पवन है ये इस क्षेत्र में चलती है। इसके बाद हमारी एक आती है हरमट्टन। हरमट्टन पवन भी इस दिशा में चलती है। हरमट्टन, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम डॉक्टर पवन भी कहते हैं। और इधर से ये चलते हुए गिनी के तट पे आती है, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, इस वाले क्षेत्र से चलते हुए ये गिनी के तट पे आती है, इस वाले भाग में पूरा ये गिनी के तट पे। इसको, क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं ये शुष्क होती हैं, क्योंकि ये शुष्क प्रदेशों से आ रही हैं। और ये जो भाग है हमारा तटवर्ती क्षेत्र जो है ये आर्द्रता युक्त है और उमस भरी गर्मी होती है। आर्द्रता जब नमी अधिक रहती है तो गर्मी बहुत तेज़ लगती है। तो जब ये शुष्क हवाएं आती हैं तो आर्द्रता को सोख लेती हैं, जिससे थोड़ी बहुत राहत मिलती है, इसलिए इसको हम डॉक्टर पवन कहते हैं। इसके अलावा ये जो हमारा मिस्र का एरिया है, मिस्र में एक पवन चलती है खामसीन, ये इधर से इधर चलती है इस दिशा में। खामसीन पवन, खामसीन ये भी गर्म है, गर्म पवन है, शुष्क धूल भरी ये पवन होती है। ये चलती है मई अप्रैल के महीने में। तो दोस्तों आइए अब इस क्षेत्र के पॉलिटिकल मैप पे चलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मैप पे आपको चीज़ें बतानी है आपको। ये रहा हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आप नाम भी देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि आपको इतना जल्दी नाम याद नहीं होगा अभी। तो इस क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं पूरे, ये जो हमारा क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो अब चलते हैं इसके संसाधन पे। इस क्षेत्र में जो जितने भी संसाधन मिलेंगे उस संसाधनों की चर्चा कर लेते हैं। तो संसाधन में सबसे अधिक क्या मिलता है इस क्षेत्र में, ये जो पूरा बेल्ट है, इस वाले बेल्ट की बात हो रही है। इस क्षेत्र में क्या है, पेट्रोलियम, सबसे अधिक पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में जैसे कि क्षेत्रों की बात करें तो जो फेजांग क्षेत्र है, फेजांग कहाँ पड़ता है, लीबिया में। तो लीबिया का जो फेजांग क्षेत्र है, और इजिप्ट में जैसे अलजीजा है। इसके अलावा जो हमारा अल्जीरिया है, अल्जीरिया में जैसे ओरेन है, ये अल्जीरियस है। ये वाला क्षेत्र जो हमारा भूमध्य सागर तटवर्ती क्षेत्र है, ट्यूनीशिया है। ये पूरा बेल्ट जो है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है और ये पेट्रोलियम उत्पादक देश भी है, इसमें आता है। इसके बाद जो मोरक्को हमारा है, मोरक्को में एक ख़ास बात है, यहाँ पे सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक रॉक फॉस्फेट। दुनिया का सबसे बड़ा जो भंडार है रॉक फॉस्फेट का, मोरक्को में ही है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके जो कर्क रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो ये जो देख रहे हैं कर्क रेखा है, तो इसमें कौन कौन से देश पड़ते हैं। पहला है
हमारा वेस्टर्न सहारा, दूसरा है मॉरिटानिया, तीसरा है माली, चौथा है अल्जीरिया, पाँचवा है लीबिया और इसके बाद छठवां है चाड, फिर इसके बाद इजिप्ट आता है। तो इतने देश हमारे जो हैं कर्क रेखा है होके गुजरती है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो ये लीबिया दिख रहा है। लीबिया में एक जगह है अल अजीजिया। अल अजीजिया जो विश्व में सबसे अधिक तापमान के लिए जानी जाती है और इसका तापमान कितना होता है 59 डिग्री यानी 59 डिग्री सेंटीग्रेड अल अजीजिया में, लीबिया के अल अजीजिया में होता है। और इस क्षेत्र की अगर बात करें, जो हमारा ये क्षेत्र पूरा रीजन मैंने बताया था, इस क्षेत्र में अगर कभी वर्षा भी होती है तो कभी कभार जो हमारे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात हो रही, उष्ण की नहीं, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं कभी कभार उनसे इन क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, अन्यथा ये क्षेत्र शुष्क ही है। इसके बाद दोस्तों जो ये अल्जीरिया है, जो ये अल्जीरिया हमारा है, ये विश्व में और अफ्रीका में पहला और विश्व में 8वें नंबर पे सबसे बड़ा क्या है, प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा मोरक्को है, जैसे कि ये मोरक्को का, अल्जीरिया और ये ट्यूनीसिया, ये जो तीनों देश है ये बारबेरियन स्टेट कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बर्बर जनजाति पाई जाती है, ये लोग बहुत बर्बर होते हैं, उजड़ किस्म के होते हैं, इसलिए ये बारबेरियन देश है, क्योंकि यहाँ पे बर्बर जनजाति पाई जाती है। और इसके अलावा अगर अन्य जनजातियों की बात करें तो यहाँ तुआरिस जनजाति है, लीबिया में पाई जाती है। उसके बाद जो नूबियन, जो हमारा ये नूबियन डेजर्ट था यहाँ पे इस वाले भाग में, तो जो नूबियन जनजाति है वो भी पाई जाती है। ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, जैसे मैं ये जानकारी और आपको दे दूं, जैसे कि देखिए अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये जितने भी सारे बेल्ट के क्षेत्र में लोग पढ़ते हैं, ये सब क्या है, मुस्लिम कंट्री हैं। ये पूरा बेल्ट हमारा इस्लामिक बेल्ट कहलाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम इजिप्ट पे। इजिप्ट जो यानी मिस्र इसको बोलते हैं। जब भी आप मैप में देखेंगे इंग्लिश में तो हमेशा ये इजिप्ट लिखा रहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मिस्र में केवल मात्र 3% ही कृषि योग्य भूमि है, 3% ही कृषि योग्य भूमि है, परंतु इस देश की 3/4 लोग, जो इस देश के पूरे 3/4 लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि इस देश में जो किसान है, यहाँ की जो कृषि है, या इन किसानों को क्या बोलते हैं, फेल्लाह बोलते हैं, फेल्लाह बोलते हैं। और कपास यहाँ की जो प्रमुख नगदी फसल है, कपास जो है यहाँ की प्रमुख नगदी फसल है। इसके अलावा दोस्तों इससे होकर नील नदी, जो हमारी ये देख रहे हैं आप, नील नदी बहती है। नील नदी की चर्चा हम अलग से करेंगे विस्तार पूर्वक। तो नील नदी इस क्षेत्र से बहती है और इसमें देखा जाए जो कपास का क्षेत्र ये मुख्य उत्पादन करता है। विश्व में उच्चतम क्वालिटी की कपास यानी लंबे रेशे यानी कि 5 से 8 सेंटीमीटर या 5 से 7 सेंटीमीटर के लंबे रेशे वाली उच्च क्वालिटी की कपास का। और कपास का क्षेत्र देखा जाए तो काहिरा है, सिकंदरिया है, ये काहिरा लिखा है, काहिरा है, सिकंदरिया का क्षेत्र जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख है। और सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया, ये क्या है, नील नदी के तट पे बसे हुए हैं। और दोस्तों इसी नील नदी के किनारे हमारा मिस्र की सबसे पुरानी सभ्यता स्थापित है। और ये देखिए यहाँ पे गीजा के पिरामिड्स अवस्थित हैं, जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, ये अपने में अद्भुत है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसके गोल्डन ट्रायंगल को बता देता हूँ। ये कायरो यानी कायरा, फिर ये अलेक्जेंड्रिया और यहाँ पे जो है पोर्ट सईद है। ये जो ट्रायंगल बनता है कपास उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस ट्रायंगल में विश्व प्रसिद्ध खजूर, जो खजूर जिसको डेट्स बोलते हैं, वो भी है। और जो अल जीजा है ये पेट्रोलियम का क्षेत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हमारा ये सिनाई पेनिनसुला आपको दिखा देते हैं। ये जो क्षेत्र है ये सिनाई पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला का मतलब ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से सागरों या जल से घिरा हो, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं या पेनिनसुला बोलते हैं। तो देखिए इधर से ये लाल सागर का भाग है, यह काबा की खाड़ी है, तो इस तरह से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ये ट्रायंगल ये मिस्र का ही है। और दोस्तों ये जो सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला ही हमारा अफ्रीका महाद्वीप और एशिया जो है इसको अलग करता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो आइए दोस्तों हम नील नदी की चर्चा कर लेते हैं। और नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और 6650 किलोमीटर लंबी है, 6650 किलोमीटर लंबी है। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये है विक्टोरिया झील हमारा, ये विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, ऐसे जा रही है। तो विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, इन 3 देशों के मध्य है। विक्टोरिया झील से ये निकलती है नील नदी और आगे बढ़ती हुई जाती है। इसको दिखाते हैं मैं छोटे करके मैप में। ये यहाँ से निकली युगांडा से होते हुए, सूडान से होते हुए, फिर इसके बाद उत्तरी सूडान से होते हुए ये यहाँ का भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसका नाम क्या है, वाइट नील। ये जो नदी गई यहाँ तक वाइट नील है, जो विक्टोरिया से निकल के जाती है। और एक झील यहाँ पे है लेक टाना, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ।
देखिए ये जो विक्टोरिया से आ रही है इसको बोलते हैं वाइट नील, और यहाँ पे जो ब्लू नाइल है ये लेक टाना से है। जो टाना झील है हमारी इथोपिया में, इससे निकल करके ये देखिए यहाँ पर मिल रही है। और कहाँ पे इन दोनों का संगम होता है तो खार्तूम में। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए नील नदी साउथ सूडान से होते हुए इजिप्ट में चल जाती है और जाकर के भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी का अगर पूछा कि डेल्टा किस प्रकार का है तो डेल्टा चापाकार डेल्टा है, चाप के आकार का, ऐसे चापाकार डेल्टा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। जो मिस्र है ये नील नदी इसकी जीवन रेखा है। क्या है? जीवन रेखा है। और नील नदी का वरदान, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। और जो इसके डेल्टा की खोज या फिर ये बात किसने कही थी मिस्र को नील नदी का वरदान, तो हेरोडोटस, याद रखिएगा। चूँकि नील नदी ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र से निकलती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र जैसे कि ये भूमध्य रेखा पे हमारा लेक विक्टोरिया पड़ता है, तो यहाँ पे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ये पूरा जो बेल्ट है हमारा, यहाँ पे हर दिन मतलब वर्षा पूरे साल होती है, हर शाम को वर्षा होती है। इसलिए ये जो झील हमेशा जलयुक्त रहती है और ये नदी भी हमेशा जलयुक्त रहती है। इसलिए यहाँ का जल आगे बहते हुए वो इस वाले प्रदेश में जो इधर रेगिस्तानी भाग है, रेगिस्तानी होते हुए भी ये नदी आगे बहती है, क्योंकि इसका जो उद्गम क्षेत्र है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से पड़ता है, इसलिए यह सदा नीरा रहती है। ठीक है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया। इस पे कुछ बांध हैं उसको देख लीजिए। तो दोस्तों इस नील नदी पर दो प्रमुख बांध पड़ते हैं। एक बांध पड़ता है आसवान डैम, ये आसवान डैम हमारा यहाँ पे पड़ता है इजिप्ट में। और एक जो है ब्लू नाइल पे पड़ता है हमारा सेन्नार डैम। सेन्नार डैम सूडान में पड़ता है ब्लू नाइल पे, और आसवान बांध पड़ता है यहाँ पे इजिप्ट में। आसवान देखिए वहाँ लिखा भी गया है। तो ये दो बांध याद रखिएगा, प्रमुख हैं। इसके बाद हमारी एक जो फेमस नहर है स्वेज नहर, ये स्वेज नहर ये यहाँ से लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इसका निर्माण कब हुआ था तो 1869 में, यानी 1869 में इसका निर्माण हुआ था। और ये किसको किसको जोड़ती है, यहाँ से यहाँ तक। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पहला वीडियो। और इसके बाद हम अगले नेक्स्ट पार्ट में जितने भी प्रदेश बचे हुए हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं वो अगले ही वीडियो में आएंगे और इधर बहुत सारी जानकारियाँ आपको देंगे। और इसके बाद जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी सब कुछ दिया जाएगा इस वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों,